हाँ जी मित्रों, तो कैसे हो आप लोग? लेके आ चुका हूँ इमोर्टल हरीम सिस्टम्स इन सोल लैंड 2। इस एपिसोड में जो होगा वो कभी नहीं देखा होगा, या फिर कहे तो कभी नहीं सुना होगा। चलो, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। ये सीरीज जो है एक बंदे के ऊपर है जो कि धरती पर रहा करता था, लेकिन एक हार्ट अटैक के कारण सीधा पहुंच गया सोल लैंड 2 के अंदर। जैसे ही बंदा सोल लैंड 2 की धरती के ऊपर कदम रखता है, तभी एक होता है एक एक्टिवेट सिस्टम। जिस सिस्टम का पहला टास्क ही होता है कि उसे बनना होता है गॉड ऑफ क्रिएशन। लेकिन ये सफ़र कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। इस सफ़र के अंदर उसे कई पत्नियां और कई बच्चों से मिलेंगे आशीर्वाद और कुछ ताकतें। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड के साथ। और हाँ, इस एपिसोड में जो दुश्मनी वो हमारी नहीं बल्कि नॉवल के राइटर की होगी। हम तो बस एक ऑडियो आर्टिस्ट है जो कि ऑडियो फॉर्म देते हैं इस नॉवेल्स को। तो चलिए, तो शुरू करते हैं आज की पॉकेट एफएम लाइक नॉवेल एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको सिस्टम आधारित फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद हैं तो यह चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। यहाँ पर हम रोमांचक कहानियों को पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन स्टाइल में पेश करते हैं ताकि आपको हर एपिसोड का पूरा मज़ा मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा बन जाए। डिस्क्लेमर: ये चैनल केवल एंटरटेनमेंट और पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ पूरी तरह काल्पनिक फिक्शनल हैं। इनका किसी भी रियल लाइफ व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक इमर्सिव फैंटेसी एक्सपीरियंस देना है, जहां हम कहानियों को पॉकेट एफएम नॉवल एक्सप्लेन फॉर्मेट में सरल और मनोरंजक तरीके से समझाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाए। स्नो एम्परर ने 3 बच्चों को जन्म दिया और एक जीवन मृत्यु अनुबंध प्राप्त किया। कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म के अंदर लिन्येफान तांगसान की चेतना के सामने तांग हाओ और येन बंधे हुए। तांगसान, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? क्या ये रहस्य तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य नहीं है? हो, लिन्येफान ने मजाक किया। तांगसान के पीले चेहरे को देखकर उसे बहुत मजा आया। तुम्हारा अनुमान सही है, लेकिन तुम भी दूसरी दुनिया से हो। ऐसी चीज का अंदाजा लगाना आसान है। हालांकि यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। तांगसान ने मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि लिन्येफान ने बस गलती से सही अनुमान लगा लिया था। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिल से हार मानने दूंगा। फिर लिन्येफान ने तांगसान के सामने उसके पिछले जीवन की घटनाओं का खुलासा कर दिया। तांगसान का चेहरा और गहरा होता गया। लिन्येफान ने जो कहा वह सच था। क्या मैंने जो कहा वह गलत है? ये सब तुम्हारे दिल में छिपे हुए थे और कभी बोले नहीं गए। लिन्येफान ने अलग थलग अंदाज में कहा। उसके सामने तांगसान की ये दिव्य चेतना अब उसके लिए बहुत कम उपयोगी थी। हार गया? क्या वह हार गया? ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तांगसान ने दांत पीसते हुए कहा। तांगसान ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। जियोवू चाहिए। फिर उसे यहाँ की खबर फैलानी होगी। जब असली शरीर आएगा, लिन्येफान केवल मौत का इंतजार कर सकता है। लिन्येफान बेवकूफ़ नहीं था और निश्चित रूप से वह जानता था कि तांगसान क्या सोच रहा था। इसलिए लिन्येफान ने तांगसान की आध्यात्मिक चेतना को बाहर निकालने का इरादा नहीं किया। लेकिन चूंकि लिन्येफान जीत गया, वह अपनी चीज़ों को तांगसान के पास नहीं रहने दे सकता था। फिर लिन्येफान तांगहाओ की ओर मुड़ा और बोला, तांगहाओ, तुमने अभी जो कुछ हुआ वह देख लिया होगा। उसके बाद तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो। हे। क्या लिन्येफान तांगहाओ को जाने दे सकता था? तब तक तांगहाओ ने जो सुना था वह येन से अलग था। तांगहाओ अब केवल ये जानता था कि लिन्येफान ने तांगसान के साथ शर्त लगाई थी और हार गया था। नहीं जानता था कि किस पर शर्त लगाई थी। नहीं जानता था कि लिन्येफान तांगसान का सबसे बड़ा रहस्य जानता था। तांगहाओ जानता था कि उसकी बहू दूसरों द्वारा छीन ली जाएगी, इसलिए उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और लिन्येफान को घूरा। अरे अरे अरे, क्या यह एक निष्पक्ष शर्त है? क्या तुम सब इतने कंजूस हो? तुम्हारे बेटे ने अभी इसके लिए सहमति दी थी। तुम्हें भी जल्दी से सहमत हो जाना चाहिए, नहीं तो। लिन्येफान ऐसे बेईमान लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। लिन्येफान का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक ठंड से ढक गया। बर्फ की तरह ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करोगे तो क्या मैं येन के साथ कुछ नहीं कर सकता? हम्फ, येन की कमर, वह नितंब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? तांगहाओ की आंखें खून से लाल हो गईं। अगर वह बंधा नहीं होता तो वह दौड़कर लिन्येफान को मार डालता। हम्फ, तो अब तुम क्या चुनते हो? क्या तुम येन को अपने सामने शर्मिंदा होने दोगे, या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे और उसके बदले जियोवू को लाओगे? लिन्येफान का चेहरा फिर से मुस्कान में बदल गया। तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तांगहाओ बेबस था। इस नारकीय जगह में वह विरोध नहीं कर सकता था। उसने मौत के विचार को भी दबा दिया था। अगर येन लिन्येफान द्वारा दूषित हो गई तो येन के पास कोई प्रतिरोध नहीं होगा। लिन्येफान के विश्वासघाती रूप को देखते हुए वह निश्चित रूप से कुछ और चरम करेगा। उदाहरण के लिए, उसके सामने येन के साथ खेलना। वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वह लिन्येफान के लिए सहमत हो गया। तांगसान की योजना विफल हो गई। वह अपने पिता को लिन्येफान के लिए सहमत होने से रोकना चाहता था, लेकिन वह अपनी मां को लिन्येफान द्वारा दूषित होते भी नहीं देखना चाहता था।
इसलिए वे केवल अगला कदम देख सकते थे। इसके अलावा तांग सान खुद को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर जियोवू लिन येफान के हाथों में पड़ गई तो तांग सान इस मामले पर अधिक ध्यान देगा। जियोवू के लिए उसके लिए पूरे डोलो स्टार को उड़ा देना असंभव नहीं था। लिन येफान ऐसा करके बस मौत को न्योता दे रहा था। फिर लिन येफान खुश था, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। फिर वह कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। बाहर लगभग अंधेरा हो गया था। वह कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म में काफ़ी देर से खेल रहा था। अब तांग सान को खोजने जाने का समय नहीं था। आखिरकार लिन येफान की सेवा करने के लिए बहुत सारी पत्नियां थीं, खासकर स्नो एम्परर, जो अपने हाथ में कुछ परी घास पकड़े हुए थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन येफान को खाने वाली हो। लिन येफान जानता था कि यह रात एक नींद हराम रात होगी। परी घास ही होती है, खासकर वो सैकड़ों हजारों साल पुरानी भयंकर खुबानी। उनकी औषधि बेहद शक्तिशाली थी। योजक चिन्ह। 2.5 दिन बाद लिन येफान अपनी पत्नी के साथ एक बर्फ की झोपड़ी से बाहर निकला। स्नो एम्परर खुशी से झूम रही थी और अब उदास नहीं थी, क्योंकि वह आखिरकार लिन येफान के बच्चे से गर्भवती हो गई थी। निश्चित रूप से संभावना अधिक नहीं है, बस बार बार प्रयास करना पड़ता है। पिछले 2.5 दिनों में लिन येफान स्नो एम्परर की देखभाल कर रहा था। लिन येफान भी खुश था और उसने स्नो एम्परर के पेट को छुआ। अंदर लिन येफान के 3 बच्चे थे और 3 गोल्ड ट्रेजर चेस्ट भी प्राप्त किए। डिंग। प्रिय होस्ट, क्या ट्रेजर चेस्ट खोलना चाहते हैं? खोलो, बिल्कुल सब खोलो। डिंग। 3 गोल्ड ट्रेजर चेस्ट सफलतापूर्वक खोले गए। डिंग। रिंग ऑफ लाइफ प्राप्त हुआ। डिंग। 10 लाख साल के आत्मा चक्र प्राप्त हुए। डिंग। आत्मा शक्ति का 6ठा स्तर प्राप्त हुआ। डिंग। एक जीवन मृत्यु अनुबंध प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह। लिन येफान ने जीवन मृत्यु अनुबंध को देखा। यह एक सुनहरे चर्मपत्र की तरह दिख रहा था, जिस पर खून से लिखे अक्षर थे। जीवन मृत्यु अनुबंध। कोई भी व्यक्ति इस पर हस्ताक्षर करके मेरा अधीनस्थ बन सकता है, और अगर वह अनुबंध तोड़ता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लिन येफान मुस्कुराया। उसके पास अब तांग हाओ को नियंत्रित करने का एक और तरीका था। उसने स्नो एम्परर के पेट को फिर से छुआ। जू, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। स्नो एम्परर ने उसे गले से लगा लिया। पति, यह मेरी खुशी है। दूर कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म के अंदर तांग सान की चेतना अभी भी फंसी हुई थी। तांग हाओ और अयिन बंधे हुए थे, लेकिन अब लिन येफान के पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक नया हथियार था। जीवन मृत्यु अनुबंध। 2 लोगों के बीच ये जीवन मृत्यु अनुबंध उन्हें एक साथ जोड़ता है और वे एक साथ मरेंगे। लिन येफान को ये जीवन मृत्यु अनुबंध बहुत पसंद आया। जैसे ही वह जियोवू को पालेगा और उसे इसका इस्तेमाल करने देगा, तांग सान जियोवू की जान की चिंता में खुद को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक उस रिंग ऑफ लाइफ की बात थी, लिन येफान जानता था कि वह आत्मा चक्र अयिन के लिए उपयुक्त था। बुरा नहीं था। लिन येफान ने फिर से अपनी आत्मा शक्ति की जांच की। इस बार मिली 6 आत्मा शक्ति के अंकों को जोड़कर लिन येफान का स्तर लेवल 48 तक पहुंच गया था। वह फिर से अपने लिए एक आत्मा चक्र जोड़ सकता था। लिन येफान ने 2 सुनहरे आत्मा चक्रों में से एक अपने लिए इस्तेमाल किया और दूसरा आइस एम्परर को दे दिया। जहां तक रिंग ऑफ लाइफ की बात थी, लिन येफान ने उसे यिन को देने की जल्दी नहीं की। फिर लिन येफान ने अपनी पत्नियों से बिंग हो लिया गई की आंखों के नीचे उन औषधीय सामग्रियों के विकास की देखभाल करने को कहा। 10 गुना विकास दर के साथ 2.5 दिन आधे महीने से अधिक के बराबर थे। कई पौधे बड़े हो गए थे। अगर अब इसकी देखभाल नहीं की गई तो भविष्य में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। खासकर बर्फ गुण वालों के लिए लिन येफान और बाई शियू शुरू में बहुत लापरवाह थे। उन अव्यवस्थित चीज़ों को देखकर स्नो एम्परर को बहुत बेचैनी हुई। उसने उन्हें यहाँ साफ करने के लिए कहा और लिन येफान आइस एंड फायर आय की चोटी पर पहुंच गया। जेड फॉस्फोरस 7 एब्सोल्यूट फूलों का समूह अभी भी वहां था और लिन येफान ने उनकी परवाह नहीं की। उनसे कोई खतरा नहीं था। लिन येफान का वर्तमान लक्ष्य जियोवू था। पहले तांग हाओ को रिहा किया गया और फिर लिन येफान ने आइसोलेशन शील्ड हटा दी। तांग सान लिन येफान के अलगाव को तोड़ने की कोशिश करता रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। अब लिन येफान ने सुरक्षा कवच हटा दिया था। तांग सान की चेतना तुरंत यहाँ आ गई और लिन येफान तांग सान की चेतना के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसने अपने पीछे तांग हाओ की ओर इशारा करते हुए तांग सान से कहा, छोटे तांग सान, क्या तुम अपने पिता की जान नहीं चाहते? तभी तांग सान ने अपना मूड स्थिर किया और फिर एक प्रतापी आवाज में चिल्लाया, लिन येफान, मेरे माता पिता को छोड़ दो और मैं, गॉड किंग, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हालांकि मैं तुमसे बात करने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूं। लिन येफान के होठों के कोने ऊपर उठे। देखते हैं इस बार तांग सान अपने पिता को चाहता है या जियोवू को। योजक चिन्ह। तांग सान की चेतना सन रह गई। तुम क्या चाहते हो? लिन येफान ने अपने कंधे उचकाए। बहुत सरल, जियोवू को मेरे पास भेज दो। बदले में मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। तांग सान की आंखों में आग भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन येफान ने तांग हाओ की ओर देखा। तो तुम अपने पिता को नहीं चाहते? ठीक है। उसने एक बर्फ की तलवार बनाई और तांग हाओ की गर्दन पर रख दी। रुको, तांग सान चिल्लाया। लिन येफान ने उसकी ओर देखा। तो तुम्हारा क्या फैसला है? तांग सान की चेतना कांप रही थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
वह जानता था कि लिन येफिन उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन वह अपने पिता को मरते नहीं देख सकता था। ठीक है, मैं मान गया। लिन येफान मुस्कुराया। बहुत अच्छा, जियोवू को यहाँ भेजो। और याद रखना, कोई चाल नहीं। तांग सान की चेतना गायब हो गई। लिन येफिन ने तांग हाओ को छोड़ दिया और आकाश की ओर देखा। जियोवू जल्द ही उसकी होगी। नीचे स्नो एम्परर ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। उसे पता था कि उसका पति कुछ बड़ा कर रहा था। सौदा। तांग सान उलझन में था, नहीं जानता था कि लिन येफान क्या करना चाहता था। लेकिन तांग सान जानता था कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। अपने पिता तांग हाओ के चेहरे के भाव को देखकर वह जानता था कि यह तांग सान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक सौदा होगा। इसलिए तांग सान ने ठंडे स्वर में कहा, कैसा सौदा है? यह ऐसी कीमत नहीं है जो मैं, तांग सान, नहीं उठा सकता। हालांकि तांग सान ने जल्दी से लिन येफान के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। तांग हाओ और अयिन को पकड़ने के बाद लिन येफान इन 2 लोगों का उपयोग सुरक्षा के बदले में करना चाहता था। तांग सान बहुत तिरस्कारपूर्ण था, तो क्या हुआ अगर लिन येफान को 10,000 साल और विकसित होने दिया जाए? तांग सान इतना उदार है तो तुम्हें अपना वादा निभाना ही होगा, लिन येफान ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। फिर लिन येफान ने तांग हाओ को मुस्कुराते हुए देखा और एक निमंत्रण के भाव के साथ कहा, तांग हाओ, तुम इस मामले के व्यक्तिगत रूप से निर्णायक हो, इसलिए तुम्हें अपने कीमती बेटे को बताना चाहिए। तुम घटिया हो और तुम एक महिला के साथ मुझे धमका रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तांग हाओ की आंखें गुस्से से लाल थीं और अब वह अपने दिल में बेहद दुविधा में था। एक तरफ उसकी पत्नी अयिन थी और दूसरी तरफ उसकी बहू जियोवू थी। लिन येफान द्वारा इस तरह हेरफेर किए जाने पर तांग हाओ को दोनों में से एक को चुनना था। लिन येफान ने तांग हाओ के उग्र रूप को देखा, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भी अपने वचन से मुकरना चाहते हो? फिर मैं कोई शिष्टाचार नहीं बरतूंगा। ये कहते हुए लिन येफान ने तांग सान की चेतना को अलग करने के लिए आइसोलेशन शील्ड निकाला और फिर तांग सान के साथ सौदा करना बंद कर दिया। हालांकि जब लिन येफान ने आइसोलेशन शील्ड निकाला तो उसने कुछ क्षमताएं भी जारी कर दीं। तांग सान की चेतना चौंक गई। ये कैसा खजाना था जो उसकी चेतना से टकरा रहा था? बह जाने का एहसास हो रहा था। तांग सान की चेतना पर प्रभाव कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। योजक चिन्ह। तांग हाओ ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर पसीना था। वह जानता था कि लिन येफान कोई मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसने सहयोग नहीं किया तो अयिन के साथ कुछ भी हो सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और तांग सान की ओर देखा। बेटा, माफ करना। तांग सान की आंखें फैल गईं। पिताजी, नहीं। लेकिन तांग हाओ ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। उसने तांग सान को सब कुछ बता दिया, कैसे लिन येफान ने उसे जियोवू के बदले में तांग हाओ और अयिन को छोड़ने का सौदा किया था। तांग सान का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया था, लिन येफान उसे उसकी ही कमजोरी से मार रहा था। वह अपने माता पिता से प्यार करता था और वह जियोवू से भी प्यार करता था, और अब उसे उनमें से एक को चुनना था। लिन येफिन ने मुस्कुराते हुए तांग सान की ओर देखा। तो तांग सान, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम अपने माता पिता को बचाओगे या अपनी पत्नी को? तांग सान चुप था। उसकी आंखों में दर्द था। लिन येफान ने अपना सिर हिलाया। तुम देखो तांग सान, तुम इस पिता होने के लायक नहीं हो। तुमने अपनी बेटी की आत्मा को विभाजित किया। तुमने अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया, और अब तुम अपने माता पिता और अपनी पत्नी के बीच चयन नहीं कर सकते। तुम एक नायक नहीं हो, तुम सिर्फ एक स्वार्थी काय व्यक्ति हो। तांग सान की चेतना कांप रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी तांग सान को पता चला कि लिन येफान ने किस तरीके से उसकी चेतना को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। उसी समय तांग सान की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। ऐसी अच्छी चीज जो उसकी चेतना को भी काट सकती थी। ऐसा खजाना अकेले लिन येफान के पास नहीं रहना चाहिए, यह उसके तांग सान का होना चाहिए। तांग हाओ ने देखा कि तांग सान की चेतना थोड़ी थोड़ी गायब हो रही थी। वह जानता था कि तांग सान समाप्त हो जाएगा। उसका जो इंतजार कर रहा था वह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह और भी कम देखना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसकी पत्नी सबसे महत्वपूर्ण थी। फिर तांग हाओ ने अपनी हत्या की इच्छा को छुपाते हुए आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लिन येफान ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जल्दी से आइसोलेशन शील्ड हटा दी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तांग हाओ, हम पहले ही सहमत हो चुके थे, इस मामले को इतना कठोर बनाने की क्या जरूरत है? इस समय तांग सान की चेतना फिर से भर गई और अधिक ठोस हो गई। फिर उसने लिन येफान को ठंडे स्वर में देखा और कहा, वह खजाना क्या था जो तुमने अभी इस्तेमाल किया, जो मेरी चेतना को अलग कर सकता था? क्या तुम इसे चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हें दूंगा? तुम जासूस, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो भविष्य में मेरे पास क्या रहस्य बचेंगे? लिन येफान ने तांग सान को आंखें दिखाईं। तांग सान ने बस अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली। लिन येफान उसके प्रति इतना अनादरपूर्ण था। अगर तांग हाओ, अयिन और जियोक्युई लिन येफान के हाथों में नहीं होते तो तांग सान ने लिन येफान को यहीं मार डाला होता। पिताजी, मुझे सौदा बताओ। तांग सान लिन येफान के सामने बेबस था और यहाँ बहुत देर तक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल तांग हाओ की ओर मुड़ सका। हाय, तांग हाओ ने आह भरी और जारी रखा, उसके पास एक ऐसा खजाना भी है जो बाहरी दुनिया को अलग कर सकता है। अयिन और मैं पहले उस जगह में फंस गए थे। बेशक तुमने हमें जो पोसाइडन ट्राइडेंट दिया था उसकी चेतना की एक किरण भी उसके अंदर फंस गई है।
जब तांग सान ने ये सुना तो उसकी भौहें एक गांठ में बंध गईं और उसकी चेतना की वह किरण गायब हो गई थी। उसने सोचा कि लिन येफान ने उसे मिटा दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिन येफान के पास और भी रहस्य थे। एक खजाना जो आध्यात्मिक चेतना को अलग करता था, एक खजाना जो लोगों को फंसाता था। लिन येफान के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। वह लिन येफान को और अधिक चाहता था। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी और तांग हाओ के जारी रखने का इंतजार किया। तांग हाओ फिर थोड़ी देर झिझका और यीन के बारे में सोचते हुए वह केवल एक माफी भरे चेहरे के साथ कह सका, उसने तुम्हारी चेतना की उस किरण के साथ एक शर्त लगाई और तुम हार गए। तुमने पहले जियोवू को दबा दिया था, तो अब वास्तविक सौदा यह है कि तुम उस वादे को पूरा करो। जियोवू को उसे सौंप दो। ये सुनने के बाद तांग सान के चेहरे के भाव बुरी तरह से बदल गए और तीव्र हत्या की इच्छा आकाश से एक खुरदरी लहर की तरह गिर गई। उसकी आंखें खून से लाल थीं, मानो वह लिन येफान को मार डालना चाहता हो। मैं क्या कहूँ, क्या प्रतापी गॉड किंग अनुबंध तोड़ने वाला है। वैसे तांग हाओ ने यह स्पष्ट नहीं किया, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करते तो मैं तांग हाओ को मार डालूंगा। तो तांग सान, तुम जियोवू और अपने पिता के बीच किसे चुनोगे? लिन येफान तांग सान से बिल्कुल नहीं डरता था। अब उसके हाथों में येन और तांग हाओ थे। योजक चिन्ह। तांग सान की चेतना कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह अपने पिता से प्यार करता था, वह जियोवू से भी प्यार करता था, और अब उसे उनमें से एक को चुनना था। उसने लिन येफान की ओर देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। तुम एक राक्षस हो। लिन येफान ने अपने कंधे उचकाए। राक्षस? शायद, लेकिन मैं एक ईमानदार राक्षस हूँ। मैं वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ। अब तुम्हारा क्या फैसला है, तांग सान? तांग सान चुप था। दूर आइस एंड फायर आई के अंदर अयेन ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे। वह जानती थी कि उसका बेटा अब एक कठिन फैसले का सामना कर रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह सब लिन येफान की योजना का हिस्सा था। लिन येफान तांग सान से बिल्कुल नहीं डरता था। अब उसके हाथों में येन और तांग हाओ थे। तांग सान आसानी से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने लिन येफान को गुस्सा दिलाया तो परिणाम भयानक होंगे। तुम जियोवू के साथ क्या करना चाहते हो? तांग सान के दिल में जियोवू और उसके माता पिता बहुत महत्वपूर्ण थे। वह नहीं चाहता था कि किसी को चोट पहुंचे। लिन येफान ने लापरवाही से हाथ हिलाया और फिर लाल कागज का एक टुकड़ा निकाला। कागज पर एक असली आत्मा भक्षण करने वाला दानव था, जिसे देखते ही लोगों की पीठ में सिहरन पैदा हो जाती थी। लिन येफान ने अपने हाथ में लाल कागज को हिलाया और फिर परिचय दिया। यह एक जीवन मृत्यु अनुबंध है। जैसे ही दो लोग इसका उपयोग करके अनुबंध करते हैं, वे दो लोग जीवन से जुड़ जाते हैं। अगर एक पक्ष मर जाता है तो दूसरे पक्ष की आत्मा भी चकनाचूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा, तांग सान। लिन येफान के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उसके चेहरे पर एक गर्व भरा भाव था। तुम बस नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मारूं, तो फिर तुम जियो क्यूई को इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? तांग सान ने लिन येफान के उद्देश्य के बारे में जानने के बाद तुरंत अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। लिन येफान ने वास्तव में आश्रय पाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया था। ताकत निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थी, हालांकि ये यहाँ तांग सान के लिए वास्तव में उपयोगी था। जियोवू उसकी प्यारी व्यक्ति थी। उसने जियोवू से वादा किया था कि वह जियोवू को कोई भी तकलीफ या दुख नहीं होने देगा। वह जियोवू को लिन येफान के जीवन मृत्यु अनुबंध से बंधने नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जियो क्यूई ऐसा कर सकती है। लिन येफान जियो क्यूई को बहुत पसंद करता है, तो उन दोनों को एक साथ रहने दो। लिन येफान की क्षमताओं को जानने के बाद कि वे पर्याप्त नहीं थी, उसके पास लिन येफान के हाथों में सब कुछ वापस लेने के लिए बहुत समय होगा। लिन येफान बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना। उसी समय लिन येफान ने ये तस्वीर यीन को दिखाई। फिर लिन येफान ने तांग सान को घूरा और जोर से चिल्लाया, अरे तांग सान, क्या तुम्हें लगता है कि जियो क्यूई एक बहुत उपयोगी उपकरण है? जियो क्यूई की पहले तुम्हारे द्वारा आत्मा को विभाजित किया गया और फिर उसे इस दुनिया में भाग्य के पुत्र को लुभाने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रभावित करने की योजना बनाई गई। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसके पिता होने के लायक हो? जियो क्यूई अब मेरे साथ अच्छी तरह से रह रही है। तुम अब से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ, या तो आज जियोवू को मुझे दे दो या तांग हाओ मर जाएगा। लिन येफान का रवैया बहुत निर्णायक था और जियोवू को पाने के लिए वह दृढ़ था। जियोवू और जियो क्यूई का सार एक ही है। अगर तुम जियो क्यूई के साथ जीवन मृत्यु अनुबंध करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तांग सान जानता था कि उसे शांत रहना होगा ताकि उसके अपने हित अधिक हो सकें। इसलिए तांग सान जियो क्यूई और जियोवू के बीच का अंतर बता रहा था। तुमने जियोकी की आत्मा को आधे में विभाजित कर दिया। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। लिन येफान ने ठंडे स्वर में कहा, वह मेरी बेटी है, मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? उसके साथ अनुबंध करने की चिंता मत करो। मैं तुम्हें गॉड रियल में ले जाऊंगा और कठिन अभ्यास कराऊंगा। प्रथम श्रेणी का देवता बनना असंभव नहीं है। तांग सान ने देखा कि लिन येफान बहुत दृढ़ था और फिर उसने लालच देने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हाँ, क्या मैं उस बकवास देवताओं की दुनिया में जाकर तुम्हारे लिए कुत्ता बनूंगा? और तुमने कहा कि तुम अपनी बेटी को चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? तुमने जियो क्यूई की आत्मा को विभाजित किया और फिर उसके जीवन को निचले दायरे में एक गुड़िया की तरह नियंत्रित किया।
क्या तुम ये शब्द जियो क्यूई से कहने की हिम्मत करते हो? लिन येफान ने ठंडी हंसी हंसी। मैं भी उसके प्रति दयालु था। देवता बनने के बाद वह जान जाएगी कि मैंने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है। तांग सान के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह अपने किए पर बेहद आश्वस्त था। उसके प्रति दयालु। फिर तुमने यिन और जियोवू को क्यों छुपाया? लिन येफान ने फिर तांग हाओ की ओर देखा, हल्का मुस्कुराया और कहा, तांग हाओ, तुम्हें इस बारे में पहली बार पता चला है ना? मुझे बताओ, जियो क्यूई के साथ इस तरह के व्यवहार के बारे में तुम क्या सोचते हो? तांग हाओ ने तांग सान पर एक गहरी नज़र डाली, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, जियो सान सही है, लोग प्रशिक्षण से बनते हैं। हाँ, वैसे इस मामले के बारे में तुमसे पूछना पूरी तरह से बेकार है। तुमने बचपन से ही तांग सान की परवाह नहीं की और केवल अपनी यिन की परवाह की। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अब यिन को चुन रहे हो और जियोवू को पाने में मेरी मदद कर रहे हो। लिन येफान मुस्कुराया, उसके चेहरे पर तिरस्कार था। फिर लिन येफान थका हुआ लग रहा था और उसने कहा, वैसे भी मैंने इस मामले की उत्पत्ति समझा दी है। तांग सान, यह इस बार तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। या तो जियोवू मुझे दे दो या तांग हाओ मर जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम अपने पिता की तरह हो, जो केवल अपनी पत्नी की परवाह करते हो और दूसरों की अनदेखी करते हो। मैं जियो क्यूई के प्रति तुम्हारे रवैये को देखकर बता सकता हूँ। तांग सान चुप था, उससे जियोवू को सौंपना असंभव था। लेकिन अपने पिता को देखकर वह और भी असहनीय था। तांग हाओ, तुम अपने बेटे को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तांग सान पछताता है तो मैं तुम्हें पहले नहीं मारूंगा, लेकिन पहले ऐसा कुछ करूंगा। हे। लिन येफान ने अपने होंठ चाटे। अयिन के सुंदर आंकड़े और एक युवा महिला के बारे में सोचते हुए लिन येफान अपने छोटे भाई को नियंत्रित नहीं कर सका। तांग हाओ बहुत गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि लिन येफान उसके गुस्से की परवाह नहीं करेगा। वास्तव में इस समय वह तांग सान को जियोवू को सौंपने के लिए एक रास्ता खोजना चाहता था। फिर तांग हाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने लिन येफान से कहा, तुम तांग सान की चेतना की उस किरण को कैसे रिहा कर सकते हो? क्या इसका इस बार मेरे लेन देन से कोई लेना देना है? लिन येफान उलझन में था। फिर तांग हाओ ने लिन येफान की ओर नहीं देखा, बल्कि तांग सान की ओर देखा और कहा, जियो सान, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना उस रहस्यमय स्थान में उससे हार गई, लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था कि शर्त क्या थी। हालांकि मैं जानता हूं कि वे जिस पर दांव लगा रहे थे वह ताकत नहीं थी, बल्कि कुछ रहस्य थे। तुम्हारी चेतना की जो किरण कैद है वह निश्चित रूप से कुछ जानती होगी। यह एक बड़े रहस्य से संबंधित होना चाहिए। जियो सान, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उस समय क्या हुआ था? ये सुनकर तांग सान का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि वह कैसे हारा था। यह उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। शायद ऐसे रहस्य भी हो सकते थे जो उसकी अपनी जान को खतरे में डाल सकते थे। इससे तांग सान की आंखें ठंडी हो गईं। वह तांग सान खतरे में नहीं डाला जा सकता था और उसकी अपनी जान तो बिल्कुल भी नहीं। उसने सोचा, तांग सान को केवल जियोवू को लिन येफान को जीवन मृत्यु अनुबंध देने के लिए कहकर धमकाया जा रहा था, लेकिन उन शर्तों की सामग्री ने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया था। नहीं तो लिन येफान उसे कैसे हरा सकता था? भले ही यह चेतना की सिर्फ एक किरण हो, ताकत के अलावा उसमें और खुद में कोई अंतर नहीं था। इससे तांग सान और भी अधिक कारण जानना चाहता था। इसलिए तांग सान ने जल्दी से अपनी बात बदल दी। मैं तुम्हें जियोवू के साथ अनुबंध करने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी चेतना की उस किरण को सुरक्षित मेरे पास वापस करना होगा। लिन येफान के होठों के कोने फड़क गए, लेकिन फिर भी वह फंस गया था। हालांकि लिन येफान ने फिर भी अपने होठों पर असंतोष के साथ कहा, यह मैंने पहले जो कहा था उससे अलग है। क्या मैं नुकसान में नहीं रहूंगा? फिर तुम और क्या चाहते हो? तांग सान जियोवू को लिन येफान के पास आने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन निश्चित रूप से अन्य चीजें इसके लायक नहीं थीं। अच्छा, मैं लालची भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जू जूकिंग, निंगरोंगरोंग और जियोवू तीनों एक साथ मेरे पास आएं। इससे जियोवू को एक साथी भी मिल जाएगा। लिन येफान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये तांग सान की परीक्षा लेने वाला एक और विषय था। देखते हैं कि तांग सान अपने उद्देश्यों के लिए अपने भाई की पत्नी को छूना चाहता है या नहीं। तांग सान ने भौहें सिकोड़ ली, फिर थोड़ी देर सोचा और कहा, जू जूकिंग और निंगरोंगरोंग में से केवल एक ही तुम्हें दे सकता हूँ। ताली ताली ताली। लिन येफान ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। वह हंसा और बोला, हा। तांग सान, तुम सच में बहुत निर्णायक हो। बहुत अच्छे, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, फिर अपने वचन से मत मुकरना। लिन येफान को तांग सान को कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म में हुए लिन येफान और तांग सान के बीच की शर्त के बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार तांग सान के लिए अब वे सिर्फ कुछ रहस्य थे। पता चल गया तो क्या? हम्फ। तांग सान ने ठंडी हंसी हंसी और फिर जल्दी से चला गया। लिन येफान अब वहां नहीं रुका। देवलोक में एक दिन निचली दुनिया में 1 साल के बराबर होता था। जब तक तांग सान लिन येफान के इच्छित लोगों को लेकर आता, कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। फिर लिन येफान खुशी खुशी बिंग हो लिया गई की आंखों में वापस आ गया। पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। योजक चिन्ह। लिन येफिन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नियों की ओर देखा। स्नो एम्परर, आइस एम्परर, बाई शूजू, वैंगडोंग सभी वहां थीं। उसका परिवार बढ़ रहा था और जल्द ही उसमें और भी सदस्य जुड़ने वाले थे। जू जूकिंग, निंगरोंगरोंग और जियोवू, 3 और सुंदरियां।
उसकी हरम और भी बड़ी होने वाली थी। जैसे ही लिन येफान वापस आया, बाई शियू शियू कूदकर उसके पास आए और उसे कसकर गले लगा लिया। स्नो एम्परर भी शान से चलती हुई आई। अब जब उसके पास भी बच्चा था, वह और अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी। हालांकि जब लिन येफान ने देखा तो उसने पाया कि स्नो एम्परर के शरीर से दवा की तेज गंध आ रही थी। वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, जू तुमने क्या किया? उसी समय लिन येफान के मन में कुछ जवाब भी थे। वह शायद उसके लिए वे बड़ी टॉनिक गोलियां नहीं बना रही थी। स्नो एम्परर के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में एक प्राचीन पुस्तक निकाली और कहा, पति, इस पुस्तक में औषधि बनाने की कई विधियां हैं। वे औषधीय सामग्री सीधे लेने के लिए सबसे अच्छी नहीं हैं। उन्हें अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए अन्य औषधीय सामग्रियों के साथ मिलाया जाना चाहिए। लिन येफान ने जैसे ही देखा, वह समझ गया कि यह क्या था। ये वही जुआनटियन बाओलू था जिसे तांग सान ने किलुओ यूजियांग के पास छोड़ा था। इसमें वास्तव में कुछ था। उसने पहले बिंगहो लिया गई की आंखों से सभी औषधीय सामग्री निकाल ली थी। इतनी सारी औषधीय सामग्री बक्सों में धूल खाने के लिए नहीं रखी जा सकती थी। तो फिर जू पत्नी को इसका पता लगाने दो। इसके अलावा लिन येफान को एक पूर्वाभास था कि चून की ट्रेजर चेस्ट में आध्यात्मिक पौधे के बीज मिल सकते थे, तो भविष्य में कीमिया तकनीक भी मिल सकती थी। योजक चिन्ह। बाई शियू शियू ने लिन येफान की बांह पकड़ ली और नखरे करते हुए बोली, पति, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत याद किया। लिन येफान ने उसके सिर को सहलाया। बस कुछ काम था। आइस एम्परर ने दूर से ही आवाज लगाई, हम्फ। वह शायद किसी और औरत को फंसाने गया था। लिन येफान ने आइस एम्परर की ओर देखा और मुस्कुराया। बिंग बिंग, तुम हमेशा सही हो। आइस एम्परर ने मुंह फुला लिया। मुझे पता था। स्नो एम्परर ने बीच में आकर कहा, चलो अब हमें इन जड़ी बूटियों पर ध्यान देना चाहिए। उसने जुआनटियन बाउल खोला और उसमें मौजूद विधियों को दिखाना शुरू किया। देखो, यहाँ एक विधि है जो अनीस आइस ग्रास और फायर वॉलनट को मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली टॉनिक बनाती है। बाई शियू शियू की आंखें चमक उठीं। टॉनिक? क्या इसका मतलब है कि हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं? स्नो एम्परर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शियू शियू। लिन येफान जोर से हंसा। जियोसान, तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो कि जूकिंग निचली दुनिया में जाकर किसी और को सौंप दी जाए? मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। गॉड रियल्म के ऊपर एक गोरे बालों वाला आदमी दहाड़ रहा था। वह बेहद लंबा था, उसका चेहरा दयालु था और वह 30 के दशक में लग रहा था। बस वहां खड़े होकर उसने एक अवर्णनीय प्राचीन आभा बिखेरी जो एक राजसी पहाड़ की तरह लुभावनी थी। ये व्यक्ति बिल्कुल डाइमोबाई था। लिन येफान का तांगसान से अनुरोध केवल जियोवू मांगना ही नहीं था, बल्कि तांगसान से निंगरोंगरोंग और जू झूकिंग में से एक को अपने पास लाने के लिए भी कहना था। इसलिए तांगसान ने बिना रुके डाइमोबाई को ढूंढा और जू झूकिंग को ले जाना चाहता था। मोबाई, मैं बस चाहता हूं कि झूकिंग जियोवू के साथ निचली दुनिया में जाए। वहां कोई खतरा नहीं है। कृपया जल्दी से झूकिंग को बाहर आने और मेरे साथ चलने के लिए कहो। तांगसान का चेहरा उदासीन था और उसने थोड़ा प्रतापी भाव दिखाया। डाइमोबाई ने अपने दिल में धड़कन महसूस की। उसकी ताकत वास्तव में तांगसान जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। अगर लड़ना होता तो वह लड़ता। वह अपनी पत्नी के साथ मजाक क्यों करता? हालांकि एक बेहतर तरीका खोजना बेहतर होगा, इसलिए डाइमोबाई का चेहरा शांत हो गया और उसने जारी रखा, जियोसान, क्या तुम्हें डोलो महाद्वीप में कोई परेशानी हुई है? मुझे नीचे जाने दो और इसे हल करने दो। मैं अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा। हम्फ, तुम पहले झूकिंग और जियोवू को एक साथ नीचे जाने दो। उसके बाद तुम्हारे लिए करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। तांगसान ने ठंडी हंसी हंसी, थोड़ा अधीर महसूस कर रहा था। ये सब लिन येफान के कारण था जिसने उसे इन दिनों इतना गुस्सा दिलाया था। ये सोचकर कि लिन येफान भविष्य में जियोवू के साथ एक जीवन मृत्यु अनुबंध करेगा, तांगसान और भी अधिक लिन येफान से निपटने में असमर्थ होगा। घुटन की लहरें अब तांगसान के दिल में अंतहीन हत्या के इरादे में बदल गई थीं, जिससे उसके सामने डाइमोबाई कांप उठा। क्या ये गॉड किंग की शक्ति थी? बस एक नज़र ने डाइमोबाई को भयभीत कर दिया और विरोध करने में असमर्थ कर दिया। योजक चिन्ह। तभी एक और आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, मोबाई? तीसरे भाई। आवाज़ थोड़ी ठंडी थी लेकिन बेहद मार्मिक थी और उसमें थोड़ी कोमलता भी मिली हुई थी। वह थी जू झूकिंग। पास के लकड़ी के घर से एक व्यक्ति बाहर निकला, एक सुंदर महिला। उसके लंबे काले बाल उसके सिर के पीछे फैले हुए थे और उसने एक साधारण काली पोशाक पहनी थी। वह 28 साल की लग रही थी, लंबी थी और उसका चेहरा सुंदर था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडा भाव था, लेकिन तांगसान और डाइमोबाई को देखते समय उसकी आंखों में जो भाव था वह बहुत कोमल था, यहाँ तक कि उसमें थोड़ी दयालुता भी थी। योजक चिन्ह। जू झूकिंग ने डाइमोबाई के पास आकर पूछा, मोबाई, क्या बात है? तीसरे भाई इतनी जल्दी में क्यों हैं? डाइमोबाई ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कुछ नहीं। तांगसान ने जू झूकिंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा, झूकिंग, मैं चाहता हूं कि तुम और जियोवू निचली दुनिया में जाओ। वहां एक आदमी है जो तुम दोनों से मिलना चाहता है। जू झूकिंग की आंखों में उलझन थी। हमसे मिलना चाहता है? क्यों? तांगसान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस डाइमोबाई की ओर देखा। डाइमोबाई ने एक गहरी सांस ली और फिर जू झूकिंग से सब कुछ कह दिया। जू झूकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। तो तुम हमें किसी अजनबी को सौंपना चाहते हो? तांगसान ने सिर हिलाया। यह एक सौदा है।
तुम दोनों को जाना होगा। जू जूकिंग ने डाई मुबाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुबाई, मैं नहीं जाना चाहती। डाई मुबाई की आंखों में दर्द था, लेकिन वह तांग सान के सामने कुछ नहीं कर सका। तभी एक और आवाज़ सुनाई दी, मैं उसके साथ जाऊंगी। सबने पीछे मुड़कर देखा, जियोवू वहां खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जियोवू, तांग सान ने कहा। जियोवू ने जू जूकिंग की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। अगर जूकिंग जा रही है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। हम बहनें हैं और हम हमेशा साथ रहेंगी। जू जूकिंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जियोवू का हाथ पकड़ लिया। दोनों बहनें एक साथ एक अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार थीं। जूकिंग, जियोवू निचली दुनिया में जाना चाहती है। मुखिया चाहता है कि तुम जियोवू के साथ निचली दुनिया में जाओ और उन्हें एक आदमी को सौंप दो। वह आदमी बेहद विश्वासघाती है, यहाँ तक कि मुखिया भी उसके झांसे में आ गया है। जाने के लिए सहमत मत हो। चलो फिर से सोचते हैं। मैं निश्चित रूप से एक और अधिक उत्तम तरीका ढूंढ लूंगा। जब डाई मुबाई ने जू जूकिंग को देखा तो उसने अपने चेहरे पर कोमलता के साथ कहा, तुमने कहा कि जियोवू निचली दुनिया में जाना चाहती है। मैं जियोवू की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं जियोवू की उपेक्षा कैसे कर सकती हूँ। जू जूकिंग ने यह सुनने के बाद डाई मुबाई को घूरा और फिर तांग सान से एक ठंडे और मार्मिक स्वर में कहा, तीसरे भाई, जियोवू को चाहे जो भी खतरा हो, मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा करूंगी। इस समय तांग सान के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हो गए और फिर उसने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और जू जूकिंग को लेकर जल्दी से चला गया। डाइमुबाई उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन एक लहर आए और उसे बाहर रोक दिया। डाइमुबाई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, अनिच्छुक था और लहरों के खिलाफ तैरने की कोशिश की। योजक चिन्ह, तांग सान के निवास में। जब तांग सान जू जूकिंग को अपने रहने की जगह पर लाया तो वह अभी अभी घर में दाखिल हुआ ही था कि एक कोमल पुकार सुनाई दी, तीसरे भाई, तुम्हें क्या हुआ। एक आकृति दरवाजे के पीछे से बाहर निकली, तांग सान के पास आए और स्वाभाविक रूप से और कोमलता से उसकी बांह पकड़ ली। ये क्रिया हजारों बार की गई लग रही थी और इतनी सहज और चिकनी लग रही थी। यह एक महिला थी जिसने लंबी गुलाबी पोशाक पहनी थी। उसके लंबे बालों को एक लंबी बिच्छू चोटी में बांधा गया था जो धीरे से लटक रही थी। बगल और पीछे से उसकी उत्कृष्ट और पतली सफ़ेद गर्दन देखी जा सकती थी। उसकी लंबी स्कर्ट की कमर परिधि से भरी हुई थी जो उसके आकर्षक आंकड़े को पूरी तरह से रेखांकित कर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जब उसने तांग सान के बगल में जू जूकिंग को देखा तो जियोवू की गुलाबी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और जू जूकिंग की बांह पकड़ ली, अपना मुंह फुलाया और कुछ असंतोष के साथ कहा, जूकिंग, तुम मुझसे मिलने बहुत दिनों से नहीं आए। आज तुम्हें मेरे साथ खेलने का समय कैसे मिला। जू जूकिंग के ठंडे चेहरे पर कोमलता का एक संकेत था और उसने फिर से तांग सान की ओर देखा। वह जानती थी कि तांग सान ने अभी तक इस मामले के बारे में नहीं बताया था। और तांग सान के सुंदर चेहरे ने एक दुलार भरी मुस्कान प्रकट की, कहा, जियोवू, मुझे तुमसे निचली दुनिया में जाने के लिए कहना है। तीसरे भाई, क्या हुआ। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर क्या तुम्हारे माता पिता को कुछ हुआ है। जियोवू ने चिंता से कहा। जियोक्यूई भी निचली दुनिया में थी और उसे कुछ नहीं हो सकता था। यह कोई बड़ी बात नहीं है जियोवू, मैं बस तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहने के लिए भेज रहा हूँ। मैं रास्ते में जियोक्यूई की देखभाल करूंगा। तांग सान जियोवू को सच नहीं बताना चाहता था। उसने योजना बनाई कि जियोवू के निचली दुनिया में जाने के बाद उसकी यादों में हेरफेर करेगा। जियोवू के निचली दुनिया में जाने के बाद की सारी यादें ब्लॉक कर दी जाएंगी। योजक चिन्ह, जियोवू ने तांग सान की बांह को और कसकर पकड़ लिया। तीसरे भाई, जब भी तुम ऐसे बात करते हो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तांग सान ने उसके सिर को सहलाया। सब ठीक है जियोवू, बस मुझ पर भरोसा करो। जू जूकिंग ने ये सब देखा और चुप रही। वह जानती थी कि तांग सान कुछ छुपा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। तीनों चुप थे, हर एक अपने अपने विचारों में डूबा हुआ। तांग सान अपनी योजना में व्यस्त था। जियोवू उलझन में थी, लेकिन अपने तीसरे भाई पर भरोसा करती थी। जू जूकिंग अपनी सहेली की चिंता में डूबी हुई थी। और नीचे निचली दुनिया में लिनयेफिन उनके आने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद तांग सान ने जियोवू के लिए निचली दुनिया में प्रवेश करने के बाद अपने माता पिता के साथ समय बिताने और जियोक्यूई की देखभाल करने की एक सुंदर स्मृति तैयार की। जियोवू को जियोवू और लिनयेफान के बीच जीवन मृत्यु अनुबंध के बारे में जानने देने के बजाय तांग सान उन सभी को भी हटा देगा। लिनयेफान के साथ जो हुआ उसे उसके और जियोवू के जीवन को नहीं बदलने दिया जा सकता था। जब जियोवू ने तांग सान को अपनी बेटी का जिक्र करते हुए सुना तो उसकी आंखें अचानक कोमलता से भर गईं और उसने कहा, ये लड़की जियोक्यूई बहुत चिपकू है। हम कुछ समय एक साथ बिता सकते हैं जब वह निचली दुनिया में होगी। तीसरे भाई, तुम मुझे फिर से नीचे क्यों भेजना चाहते हो। वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। जियोवू निचली दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार देवलोक और निचली दुनिया का समय अलग था। वह नहीं जानती थी कि निचली दुनिया से वापस आने में कितने दिन लगेंगे, जिससे वह बहुत याद करेगी। तांग सान ने बेबसी से मुस्कुराया और फिर कुछ गंभीर भाव के साथ कहा, जियोवू, हमारी जियोक्यूई लगभग बड़ी हो गई है। अगर तुम नीचे जाओ और जियोक्यूई के साथ वापस आओ तो वह और अधिक समझदार होगी।
उसके बाद जब वह इतनी बड़ी होकर गॉड रियल में वापस आएगी तो क्या हम फिर भी तुमसे दुलार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? तीसरे भाई, मैं समझ गई। जियोकी ने मुझे कई सालों से नहीं देखा है, बस मुझे नीचे जाने दो और उसके साथ खेलने दो। जियोवू मान गई। वैसे भी ये कई वर्षों के लिए अलग नहीं हो सकता था। सबसे बुरी बात यह थी, जियोवू निचली दुनिया में ऊब महसूस करती, और अगर जियोवू चुपके से वापस आ जाती तो तांग सान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, भले ही तांग सान उससे बहुत प्यार करता था। निचली दुनिया में कुछ परेशानी है जियोवू, बैठ जाओ और ध्यान करो और मैं तुम्हारे शरीर पर कुछ प्रतिबंध लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तांग सान के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, आखिरकार वह अपनी योजना को लागू करने में सक्षम था। जियोवू बहुत आज्ञाकारी थी और फिर आज्ञाकारी रूप से जमीन पर बैठ गई। तांग सान ने पहले अपने सिर से सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति को जियोवू के सिर में प्रवेश करने दिया। जियोवू की आंखें अचानक धुंधली हो गईं, मानो उसकी कोई आत्मा न हो। फिर तांग सान ने जियोवू पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए और फिर वह राहत महसूस करते हुए जियोवू को निचली दुनिया में जाने और लिन येफान को सौंपने के लिए तैयार हो गया। योजक चिन्ह। तांग सान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। लिन येफान, तुमने सोचा था कि तुम जीत गए, लेकिन मैंने जियोवू की यादें मिटा दी हैं। वह तुम्हें नहीं जानती, वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ एक खाली खोल होगी। और जब तुम उसके साथ जीवन मृत्यु अनुबंध करोगे तो मैं उस अनुबंध को तोड़ने का एक रास्ता ढूंढ लूंगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। नीचे निचली दुनिया में लिन येफन ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता था कि तांग ऐसा ना आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन वह तैयार था। लिन येफान ने बिंगहो लिया गई की आंखों में 2.5 दिनों तक इंतजार किया। आखिरकार उसके आइसोलेशन शील्ड ने फिर से किसी को उसे चोट पहुंचाते हुए महसूस किया। लिन येफान ने उस शक्ति को महसूस किया और समझ गया कि साधारण लोग इतनी हलचल नहीं कर सकते थे। फिर वह जान गया कि तांग सान उसे ढूंढ रहा था। लिन येफान की आंखें उत्साह से भर गईं, जियोवू मिलने वाली थी। इसके अलावा उसे एक और पत्नी भी मिलने वाली थी। जू झूकिंग और निंगरोंगरोंग कौन थे? इससे लिन येफान बहुत उत्सुक हो गया। लिन येफान इन दोनों लोगों को चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तांग सान बहुत कंजूस था। केवल एक दिया। लिन येफान के लिए दोनों के बीच चयन करना मुश्किल था। आखिरकार चलो यह चुनाव तांग सान पर छोड़ देते हैं। फिर लिन येफान कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म लेकर बिंगहो लिया गई की आंखों की ओर चल दिया। एक दूसरे से बढ़कर था। जल्द ही लिन येफान ने आइसोलेशन शील्ड हटा दी और जल्द ही तांग सान को लोगों को लेकर नीचे आते देखा। लिन येफान की आंखें चमक उठीं। तांग सान के बगल में 2 लोग जियोवू और जू झूकिंग थे। आदमी, मैं उसे ले आया हूँ, कृपया मुझे अपनी आध्यात्मिक चेतना जल्दी दे दो। तांग सान ने धीरे से हाथ हिलाया और जू झूकिंग और जियोवू को जमीन पर रख दिया। लिन येफान ने देखा और पाया कि जियोवू थोड़ी अजीब लग रही थी। पूरे व्यक्ति की आंखें बेजान थीं, एक लाश की तरह। शरीर पर बहुत सारे प्रतिबंध थे और अगर लिन येफान ने उसे छुआ तो उसे बुरी तरह दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि लिन येफान की आध्यात्मिक चेतना भी अंदर जियोवू को देखने के लिए प्रतिबंध को भेद नहीं सकी। इस तरह जियोवू को अपने कदम स्थिर रखने के लिए उसके बगल में जू झूकिंग के सहारे की जरूरत थी। जब उसने फिर से जू झूकिंग को देखा तो उसका चेहरा बहुत ठंडा था, जिस तरह से लोगों के दिल जम जाते थे। हालांकि जू झूकिंग बहुत बेहतर लग रही थी, उसकी चेतना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और उसके शरीर पर कोई प्रतिबंध नहीं था। योजक चिन्ह। लिन येफान और तांग सान के बीच बातचीत। मुझे पहले जियोवू के साथ एक जीवन मृत्यु अनुबंध करना होगा ताकि मैं अपने जीवन को सुरक्षित कर सकूं, उसके बाद ही मैं तुम्हारी चेतना की उस किरण को सौंप सकता हूं। लिन येफान का प्रदर्शन शांत और स्पष्ट था। वह खुद की भी बहुत प्रशंसा करता था। तांग सान जितना अधीर था, लिन येफान उतना ही शांत हो गया। ये शब्द तांग सान को बहुत असंतुष्ट कर गए। ठंडी हंसी हंसने के बाद उसने लिन येफान को जीवन मृत्यु अनुबंध का उपयोग करने दिया। लिन येफान जियोवू और जू झूकिंग की ओर चल दिया। जू झूकिंग सतर्क दिख रही थी। उसे शायद रास्ते में कुछ पता चल गया था। उसने वास्तव में लिन येफान के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसने एक नश्वर, ये कैसे किया? लिन येफान के मन में जू झूकिंग के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। वह जू झूकिंग को देखकर मुस्कुराया। लिन येफान ने कोमल स्वर में कहा, तुम निश्चित रूप से जू झूकिंग हो, अफवाहों की तरह, तुम बर्फ की तरह सुंदर हो। इन शब्दों ने जू झूकिंग को भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों में ठंडक और भी तेज हो गई। उसे लगा कि उसके सामने लिन येफान में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि जू झूकिंग को ज्यादा परवाह नहीं थी। इस बार निचली दुनिया में उसके यहाँ होने से वह जियोवू की अच्छी तरह से रक्षा कर सकती थी, क्योंकि उसके प्रिय तांग सान ने कहा था कि लिन येफान के पास देवता से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था और वह तांग सान को धमकाने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन येफान ने जियो क्यूई को पकड़ने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया था। तांग सान के पास अपनी बेटी के लिए लिन येफान से सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय जू झूकिंग इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसे लगा कि तांग सान अपनी बेटी के प्रति बहुत दयालु था। वह जियोकी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लिन येफान ने देखा कि जू झूकिंग उसे अनदेखा कर रही थी और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में यह उसका फैसला नहीं था कि जू झूकिंग उससे बात करना चाहती थी या नहीं। जियोवू के पास पहुंचने के बाद लिन येफान ने जीवन मृत्यु अनुबंध निकाला।
लिन येफान ने सीधे जीवन मृत्यु अनुबंध को 2 हिस्सों में फाड़ दिया और एक आधा पहले जियोवू के सिर पर रख दिया। उसने देखा कि जीवन मृत्यु अनुबंध का वह आधा हिस्सा एक दुष्ट आत्मा में बदल गया और जियोवू के सिर में घुस गया। तांग सान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये कैसा खजाना था? तांग सान ने जियोवू के आध्यात्मिक समुद्र के भीतर कई सुरक्षा कवच बनाए थे, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के नीचे वे अलगाव और सुरक्षा कवच गायब हो गए लग रहे थे। वह तुरंत दुष्ट आत्मा द्वारा तोड़ दिया गया और जियोवू की आत्मा पर गहराई से अंकित हो गया। तांग सान अभी भी धोखा देना चाहता था, लिन येफान को यह सोचने पर मजबूर करना कि अनुबंध सफल हो गया था, लेकिन अनुबंध केवल तांग सान द्वारा डिजाइन किए गए कुछ जालों पर आधारित था। इस समय तांग सान ने शक्तिहीनता की एक हल्की भावना महसूस की। जियोवू वास्तव में इस लड़के लिन येफान के जीवन मृत्यु से बंधी जा रही थी। अब से वह फिर से प्रतिबंधित हो जाएगा। हालांकि तांग सान की आंखों में गुस्सा और हत्या का इरादा जल्दी ही उसके द्वारा दबा दिया गया। जीवन मृत्यु अनुबंध के मामले में अगर दूसरा पक्ष मूर्ख बन जाता है तो इसका अनुबंध भागीदार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और लिन येफान ने जल्दी से दूसरे आधे का जीवन मृत्यु अनुबंध अपने माथे पर रख लिया। वही बात हुई, एक दुष्ट आत्मा लिन येफान के आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश कर गई। लेकिन अंतर यह था कि लिन येफान के आध्यात्मिक समुद्र में एक सुनहरा स्तंभ दिखाई दिया और उसने सीधे दुष्ट आत्मा को नीचे दबा दिया। वह उस दुष्ट आत्मा को लिन येफान की आत्मा पर अंकित नहीं होने दे सकता था। क्या स्थिति थी? लिन येफान बहुत उलझन में था, सोच रहा था कि क्या हुआ। क्या यह एक सफल अनुबंध के रूप में गिना जाता था? जब लिन येफान ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को सुनहरे स्तंभ के नीचे दुष्ट आत्मा के शरीर में डाला तो लिन येफान ने बहुत कुछ समझ लिया और उसके होठों के कोने अचानक ऊपर उठ गए। लिन येफान ने सफलतापूर्वक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये जियोवू के लिए थोड़ा अनुचित था। अगर लिन येफान मर गया तो जियोवू भी मर जाएगी, लेकिन जियोवू के मरने के बाद लिन येफान केवल थोड़ा घायल होगा और मरेगा नहीं। योजक चिन्ह। तांग सान ने अधीरता से कहा, जल्दी से उस व्यक्ति को मुझे दे दो। तांग सान ने देखा कि लिन येफान ने काम पूरा कर लिया था और वह अपनी चेतना की भावना पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि पहले क्या हुआ था। लिन येफान ने धीरे से सिर हिलाया, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। फिर लिन येफान के हाथ में कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़ा हो गया और अचानक 2 सुनहरी रोशनी जियोवू और जू झूकिंग की ओर दागी गईं। योजक चिन्ह। जू झूकिंग ने अपना हाथ उठाया और उस सुनहरी रोशनी को रोक दिया। रुको, पहले तीसरे भाई को उसकी चेतना वापस दो। लिन येफान ने जू झूकिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। बेशक, उसने कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म से तांग सान की चेतना की उस किरण को बाहर निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। तांग सान की चेतना की वह किरण तुरंत उसके मुख्य शरीर में विलीन हो गई। तांग सान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पल के लिए जानकारी को संसाधित किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें हत्या की चमक थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। लिन येफान ने अपने कंधे उचकाए। धोखा? मैंने बस अपनी रक्षा की। तांग सान ने लिन येफान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जियोवू के साथ जीवन मृत्यु अनुबंध ने उसे रोक दिया। वह अब लिन येफान को नहीं मार सकता था। तांग सान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने जू झूकिंग और जियोवू की ओर देखा, फिर लिन येफिन की ओर। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह गायब हो गया। लिन येफिन ने राहत की सांस ली। उसने जियोवू और जू झूकिंग की ओर देखा। उसकी 2 नई पत्नियां, दोनों बिना किसी प्रतिरोध की क्षमता के अंदर खींच गए। जू झूकिंग एक स्तंभ पर दिखाई दी और बंध गई, विरोध करने में असमर्थ। उसी समय उसने तांग हाओ को भी देखा, जो दूर नहीं फंसा हुआ था। जू झूकिंग का मुंह तुरंत खुल गया। वह जान गई कि उसे तांग सान ने धोखा दिया था। उसे इस तरह तांग सान ने धोखा दिया था। वह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण इंसान कैसे था? यहाँ तक कि तांग हाओ को भी पकड़ सकता था, तो उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। असल में उसे ये तब सोच लेना चाहिए था जब उसने देखा कि तांग सान ने जियोवू पर कई प्रतिबंध लगाए थे। सिर्फ एक साधारण इंसान से निपटने के लिए इतने शक्तिशाली प्रतिबंध की क्या जरूरत थी? और जू झूकिंग के बारे में क्या? उसने कुछ भी तैयार नहीं किया था। निचली दुनिया में प्रवेश करने के बाद वह भी प्लेन की चेतना से दबा हुआ था और उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। अब वह और भी शक्तिहीन महसूस कर रही थी। उसे लगा कि वह अब लिन येफान के हाथों में एक छोटी भेड़ की तरह थी। लिन येफान उसके साथ जो चाहे कर सकता था। विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि लिन येफान एक सामान्य व्यक्ति था और उसके शरीर के साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि जू झूकिंग फिर से दर्द में डूब गई और लिन येफान निश्चित रूप से एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था। अगर वह तांग हाओ का उपयोग करके तांग सान को ब्लैकमेल करने के बारे में सोच सकता था, तो वह खुद का उपयोग करके डाई मोबाई को ब्लैकमेल करेगा। वह चीज़ निश्चित रूप से होगी। अगर पहले पता होता तो वह डाई मोबाई की बात सुनती और तांग सान के साथ नहीं जाती। लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। किसने सोचा था कि तांग सान, जिस पर उसे इतना भरोसा था, वास्तव में उसे धोखा देगा? योजक चिन्ह। जू झूकिंग के मन में विचार दौड़ रहे थे। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भागना असंभव है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। उसने अपने बगल में बंधी जियोवू की ओर देखा। जियोवू अभी भी बेहोश थी, उसकी आंखें बंद थीं। कम से कम जियोवू ठीक है। लेकिन लिन येफान उसके साथ क्या करेगा? तभी लिन येफान की आवाज़ गूंजी, जू झूकिंग। जू झूकिंग ने सिर उठाया। लिन येफान उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा?
जू झूकिंग ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं बोली। लिन येफान ने आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी पकड़ ली और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम बहुत सुंदर हो जू झूकिंग, और तुम्हारा पति दाइमोबाई, वह तुम्हारे लायक नहीं है। जू झूकिंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। मुझे छोड़ दो, लिन येफान हंसा और उसे छोड़ दिया। आराम करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अभी नहीं। उसने जियोवू की ओर देखा। पहले उसे ठीक करना होगा। लिन येफान ने अपना हाथ जियोवू के सिर पर रखा। उसने तांग सान के सभी प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन लिन येफान के पास समय था। अगले भाग में जाने जियोवू की यादों की वापसी और लिन येफान का अगला कदम। अगर अगला भाग चाहिए तो कमेंट में लिखो आइस क्वीन।